नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की, कृषि बिल को लेकर पीएम मोदी की सफाई की, जानेंगे कि बंगाल में क्यों चढ़ा है राजनीतिक तापमान, बात करेंगे नीतीश सरकार की मुश्किल की और बुलेटिन के आखिर में बात शीतकालीन सत्र पर सरकार की रणनीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आखिरी किताब पर परिवार में ही उठे सवाल। प्रेसिडेंशियल मेमोरीज किताब के प्रकाशन को रोकना चाहते हैं प्रणब के बेटे अभिजीत मुखर्जी। बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी चाहती हैं किताब का प्रकाशन। बिहार विधानसभा में 22 समितियों का हुआ गठन। आरजेडी को सबसे ज्यादा 6 समितियों में मिला सभापति का पद। तेज प्रताप यादव बने गैरकानूनी विधायक और संकल्प सभा के सभापति। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रीन इमारतों को दिया बढ़ावा। वित्त आयोगों और स्थानीय निकायों से टैक्स में छूट प्रदान करने की अपील की। सभी राज्यों को अकल खिड़की मंजूरी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने की दी सलाह। नए साल से शुरू हो सकती है मुंबई लोकल ट्रेन। उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत। नौकरी पेशा लोगों को मिलेगी राहत। 8 महीने से बंद चल रही है मुंबई लोकल ट्रेन सेवा। बोरिस जॉनसन ने भारत का न्योता किया स्वीकार। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि होंगे बोरिस जॉनसन। पीएम मोदी ने किया था आमंत्रित। नए कृषि कानून पर सरकार और अन्नदाता दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। अन्नदाता ने साफ कर दिया है कि पूरा कानून वापस हो, लेकिन सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार के मंत्री अन्नदाताओं के छोटे छोटे संगठनों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर बैठे अन्नदाताओं से चर्चा का इंतजार हो रहा है और इसी इंतजार में आज 20वां दिन भी बीत गया। तो आज आंदोलन के 20वें दिन क्या क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। जहां एक तरफ कृषि कानून को लेकर अन्नदाता और सरकार के बीच बातचीत की कोई पहल होती नहीं दिख रही है, वहीं दूसरी ओर अन्नदाता भी आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आज सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं के आंदोलन का 20वां दिन था। कल रविवार को अन्नदाताओं ने उपवास भी रखा था, जिससे सरकार को उनकी तकलीफें समझ आ सके। अन्नदाताओं की मांग साफ है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे अन्नदाताओं का आंदोलन भी वापस नहीं लिया जाएगा। आंदोलन तेज करते हुए आज अन्नदाताओं ने नोएडा से दिल्ली जाने वाले चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अन्नदाताओं से बातचीत करने की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि पूरा कानून रद्द नहीं होगा, ये कोई विकल्प नहीं है। वहीं अन्नदाताओं के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी अन्नदाताओं के बीच पंचायत करने का दावा कर रही है, ताकि उन्हें अन्नदाताओं से जुड़े कानूनों को समझाया जा सके। सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन ये कानून गलत है और अन्नदाता भी उसे समझता है। सरकार की कोई कोशिश सफल नहीं होगी। सरकार उनसे बातचीत कर रही है जो अन्नदाता है ही नहीं। अन्नदाता तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हैं, जहां सरकार के नुमाइंदे बातचीत करने के लिए जा ही नहीं रहे हैं। अन्नदाता अपने हक मांगने के लिए दिल्ली के दरवाजे पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर 20 दिनों से वो डटे हुए हैं। वैसे दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर ये नज़ारा दिख जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कृषि कानून में कुछ भी गलत है। वे इसे अन्नदाताओं की बेहतरी का कानून बता रहे हैं और आज गुजरात दौरे पर भी उन्होंने इसके फायदे बताए हैं। तो क्या कहा है पीएम मोदी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार सोचती है कि अन्नदाता अपनी आवाज उठाते उठाते थक जाएंगे, फिर दिल्ली से अपने आप चले जाएंगे। शायद यही वजह है कि वो अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है। आज भी पीएम मोदी ने अपनी डफली और अपना राग आलापा है। उन्होंने कानून में कमियों को समझने की बजाय किसान आंदोलन के पीछे साजिश का ही इशारा कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के आसपास आजकल अन्नदाताओं को डराने की साजिश चल रही है। अगर कोई आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या भैंस लेकर चला जाता है? जैसी आज़ादी पशुपालकों को मिल रही है, वैसी ही आज़ादी हम अन्नदाताओं को दे रहे हैं। कई सालों से अन्नदाताओं के संगठन इसकी मांग करते थे। विपक्ष आज अन्नदाताओं को गुमराह कर रहा है, लेकिन अपनी सरकार के वक्त ऐसी ही बातें करता था। विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते फोड़ते वो गुजरात मॉडल का बखान करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने कहा कि वक्त के साथ बदलाव करना गुजरात की ताकत है। यहाँ की खेती को आधुनिकता से जोड़ा गया। गुजरात में अन्नदाता डिमांड वाली फसलों की पैदावार करता है। डेयरी और अन्य सेक्टरों में सरकार टांग नहीं अड़ाती है। आज पीएम मोदी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि वो नहीं मानेंगे। अन्नदाताओं को समझने की बजाय वो तो विपक्ष को ही दोषी ठहराएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि विपक्ष को कोसने से क्या समस्या का समाधान निकलेगा? क्या अन्नदाताओं को उनका हक मिलेगा? इन सवालों का जवाब तो पीएम देते नहीं, बस अपने मन की ही बात कह देते हैं।
पीएम मोदी भले ही दावा कर रहे हैं कि कृषि कानून अन्नदाताओं के फायदे के लिए है, लेकिन अन्नदाता दावा कर रहे हैं कि इससे तो सिर्फ नुकसान होना है। दोनों के बीच की लड़ाई में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर लड़ाई पश्चिम बंगाल में भी छिड़ी हुई है। चुनाव में 6 महीने भी नहीं बचे हैं, ऐसे में राज्य का राजनीतिक पारा गर्माता जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल में क्या क्या हुआ खास, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। इस बार राज्य में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस भी गठबंधन कर राज्य में मजबूत विकल्प देने की तैयारी में है, लेकिन इस समय बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच खींचतान मची हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के बाद तो ये खींचतान और बढ़ गई है। बीजेपी का दावा है कि नड्डा के काफिले को टीएमसी के लोगों ने निशाना बनाया, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बता रही है। बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई में केंद्र सरकार भी हिस्सा लेने लगी है। गृह मंत्रालय ने नड्डा मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की और उन्हें दिल्ली आने का आदेश दिया, लेकिन ममता सरकार ने अपने अधिकारियों को दिल्ली जाने से रोक दिया। अब ये मामला भी कोर्ट जाता दिख रहा है। इस बीच आज बीजेपी नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और बंगाल के हालत को देखते हुए वहां केंद्रीय बल की तैनाती की मांग की। पार्टी नेताओं का दावा है कि टीएमसी के शासन में विपक्षी दलों को प्रचार भी नहीं करने दिया जा रहा है। इन सबके बीच अब 17 दिसंबर को केंद्रीय उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। वो बंगाल की स्थिति के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक लेंगे। बीजेपी जहां चुनाव आयोग में ममता की शिकायत कर रही थी, वहीं ममता उत्तर बंगाल में पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं। आज ममता अलीपुरद्वार और कूच बिहार में थी, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी समुदायों के बीच बंटवारा कर रही है। ममता ने बीजेपी के गुजरात मॉडल को चुनौती दी और कहा कि बंगाल का विकास बंगाली ही करेगा, कोई बाहरी हमें नसीहत ना दे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति तेज है कि किसकी सरकार रहेगी, किसे मिलेगा मौका। वहीं बिहार में तो चुनाव के बाद सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर मामला अटक गया है। मंत्रिमंडल में किसे मौका मिलना है ये तय नहीं हो पा रहा है और अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है नीतीश कुमार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला हुआ, लेकिन बाजी आखिरकार एनडीए के हाथ लगी। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन, जिसमें हम और वीआईपी भी शामिल थे, उसे 243 में से 125 सीटों पर जीत मिली। गठबंधन में पहले ही तय हो गया था कि सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी गए, लेकिन इस बार हालात बदले बदले से हैं, क्योंकि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में नीतीश की जेडीयू की तुलना में कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं। यूं भी कह सकते हैं कि इस बार नीतीश कुमार सीएम बने ही इसीलिए हैं क्योंकि चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, नहीं तो जेडीयू ने तो बंटाधार करा ही दिया था। और बीजेपी भी अपनी इस ताकत का एहसास कदम कदम पर नीतीश कुमार को करा भी रही है। सरकार बनने के बाद बीजेपी ने सख्त रवैया अपना रखा है। बीजेपी नेतृत्व की सख्ती का ही नतीजा है कि अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। अब तक अपने हिसाब से कैबिनेट का विस्तार करने वाले नीतीश कुमार बीजेपी के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। इसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। सीएम नीतीश ने कहा कि वो कैबिनेट का विस्तार तो करना चाहते हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी से अब तक कोई चर्चा नहीं हो पाई है। यानी साफ है कि बीजेपी कैबिनेट विस्तार पर अभी जल्दी में नहीं है। जेडीयू तो तैयार है कि कैबिनेट का विस्तार हो, लेकिन बीजेपी इस पर चर्चा को तैयार नहीं है। नीतीश के बयान में बेबसी और बीजेपी का दबाव दोनों ही झलक रहा है। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में दिख रहे हैं। इस बार उनकी सरकार बीजेपी के भरोसे ही चल रही है। बीजेपी राज्य में नए सिरे से समीकरण बनाने में जुटी है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के समीकरणों को बिगाड़ने की कोशिश में दिल्ली के आम आदमी पार्टी जुट गई है। केजरीवाल ने इसे लेकर बड़ा ऐलान तक कर दिया है। तो क्या कहा है केजरीवाल ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत में अब ऐसी पार्टी की एंट्री होने जा रही है जिसने देश की राजधानी में 2 बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दिल्ली का दिल जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल अब पहाड़ चढ़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी झाड़ू फेरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी पूरी रणनीति के साथ उतरेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती है? केजरीवाल ने पूछा कि यूपी में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता है? इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली मॉडल के सहारे लोगों को लुभाते हुए कहा कि यूपी में भी दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए।
यूपी की जनता पुरानी राजनीति से त्रस्त हो गई है और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी। अब सीएम केजरीवाल तो दावे से कह रहे हैं कि जनता आपका ही साथ देगी, लेकिन अगर इतिहास पर गौर करें तो देश के सबसे सूबे में झाड़ू चलाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की गद्दी छोड़ पीएम बनने के लिए वाराणसी से ताल ठोकी थी तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। यहां तक कि अधिकतर प्रत्याशियों की तो जमानत ही जब्त हो गई थी। इस हार के 8 साल बाद एक बार फिर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली की तरह वो यूपी में भी बीजेपी के अरमानों पर झाड़ू फेरने में कामयाब हो पाती है या नहीं। केजरीवाल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने में जुट गए हैं। वहीं मुश्किलें राम मंदिर निर्माण को लेकर भी हो रही है। मंदिर के लिए 2023 के डेडलाइन की घोषणा की गई थी, लेकिन मंदिर निर्माण में लगातार कोई ना कोई रुकावट आ रही है। तो क्या है इस बार मंदिर निर्माण के रुकावट का बड़ा कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन अब कई ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जिससे मंदिर का काम लटकता जा रहा है। पहले तो स्वास्थ्य मुसीबत के चलते मंदिर निर्माण के काम में बाधा खड़ी हो गई थी। बाद में मंदिर का काम शुरू हुआ तो इस काम में जुटे इंजीनियरों के सामने नई नई तकनीकी चुनौतियां आने शुरू हो गई। मंदिर निर्माण के लिए जब 200 फीट नीचे मिट्टी की जांच की गई तो पता चला कि वहां की मिट्टी बलुआ है, यानी ये मिट्टी पत्थरों के भारी निर्माण का भार उठाने के लिए सही नहीं है। जिस तरह की मिट्टी की जरूरत होती है वो मिट्टी वहां पर नहीं है। मंदिर निर्माण में लगी कंपनी लॉर्सन एंड ट्रूबो को मंदिर निर्माण के लायक मिट्टी की परत नहीं मिल रही है। अब मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें देश के चुनिंदा तकनीकी विशेषज्ञ मंदिर की नींव को लेकर अपनी राय देंगे। बता दें कि सरयू नदी के किनारे होने के कारण बुनियाद में मिल रही बालू के कारण मंदिर की मजबूती को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं। दरअसल पाइलिंग टेस्ट के दौरान पिलर थोड़ा खिसक गया था। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे स्थान पर मंदिर का निर्माण होना बहुत कठिन है, जिसके कारण तत्काल मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की रणनीति की। अन्नदाताओं के आंदोलन के बाद सरकार मुश्किल में है। विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए इंतजार कर रहा था शीतकालीन सत्र का, लेकिन मोदी सरकार तो शीतकालीन सत्र बुला ही नहीं रही है। तो क्या है शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक पत्र के जवाब में महामारी का हवाला देते हुए बताया कि सरकार इस बार शीतकालीन सत्र नहीं बुला रही है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर सत्र नहीं बुलाने को लेकर जोरदार निशाना साधा है। दरअसल नए कृषि कानूनों पर चल रहे गतिरोध के बीच शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की ओर से रणनीति भी तैयार कर ली गई थी। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार सरकार से सवाल कर रहे थे कि वो शीतकालीन सत्र के बारे में जानकारी दें, और अब सरकार की ओर से कहा गया है कि वो शीतकालीन सत्र बुलाने ही नहीं जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्वास्थ्य मुसीबत को देखते हुए इस बार का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा रहा। सरकार सीधा बजट सत्र बुलाएगी जो जनवरी में शुरू होता है। सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि देश भर में चल रहे अन्नदाताओं के आंदोलन के कारण सरकार घिरी हुई है और वो सवालों से भागना चाहती है। इसलिए सरकार ने मनमाने तरीके से संसद का शीतकालीन सत्र रद्द करने का फैसला किया है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।